ये मान के चलता हूँ कि मैं गलत हो सकता हूँ। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं सही ही होऊंगा। मैं एक बार ट्राई तो करके देखूंगा, मैं फेल हुए बिना नहीं मानूंगा। दुनिया में दो तरह के जादूगर होते हैं। एक 300 रुपए अगर वो मुझे पर आवर दे रहे हैं, मैंने हिसाब लगाया कि अगर मैं दिन के 10 घंटे खींच दूंगा तो 3000 रुपए एक दिन के हो जाते हैं। महीने के हो गए 25 या 75,000 रुपए। जयपुर में के लिए तो बहुत है, बढ़िया आराम। ऑल सेट सर, स्टार्ट कर सकते हैं इंटरव्यू? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो पूरा सुबह से बिल्कुल मतलब आधी रोटी पे डाल लिया हम लोग स्टार्ट करेंगे। दुनिया में दो तरह के जादूगर होते हैं। एक वो जो दिखाई देते हैं और जादू दिखाते हैं, और दूसरे वो जो आपको दिखाई नहीं देते फिर भी जादू दिखाते हैं। वो जादू होता है उनकी आवाज का जादू। वो बोलते हैं, आप सुनते हैं, और आप इस तरह से सुनते हैं कि आप उनके दीवाने हो जाते हैं। एक इंडस्ट्री है ऑडियो इंडस्ट्री, जिसमें रेडियो आता है, जिसमें ऑडियो बुक्स जैसी इंडस्ट्रीज आती हैं, जिसमें फिल्मों के पीछे जो भी साउंड स्कोर्स बनते हैं वो, और उस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे जादूगर रहते हैं जिनकी आवाज आप सालों से सुन रहे होते हैं, जिनकी आवाज के आप दीवाने होते हैं। और उन्हीं में से एक आवाज है जिनके साथ आज मैं सफल कहानी का शूट करने जा रहा हूं। नाम है मनीष सिंघल, जयपुर के रहने वाले हैं, और बहुत अमेजिंग स्टोरी है। जयपुर, बॉम्बे, जयपुर, और इनकी आवाजें आपने ऐसी ऐसी इतनी अलग अलग जगह पे सुनी होगी, जहां पे इस इंटरव्यू के बाद जब आप ढूंढने जाएंगे और गूगल करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह, ये आवाज भी इन्हीं की है, ये आवाज भी इन्हीं की है, और ये आवाज भी इन्हीं की है, और आज वाले इंटरव्यू की आवाज भी इन्हीं की है। मनीष सर, कैसे हैं आप? मेरा ही वेट कर रहे थे आप इंटरव्यू के लिए शायद। जी जी जी, कैसे हैं? वेट कर रहा था। एकदम बढ़िया। मैंने बता रहा था मैं कि दो जादूगर होते हैं, जो दिखते हैं वो वाले, और एक जो नहीं दिखते। ये मनीष सिंघल है, ये जादूगर हम आज आपको दिखा रहे हैं। रेडी आप इंटरव्यू के लिए आज वाले के लिए? वैसे विजुअल इंटरव्यूज आपने दिए देते हैं, मतलब आप लोग ऑडियो वाले लोग हैं यार। मैं तो जिंदगी में इंटरव्यू ही पहली बार दे रहा हूँ। अरे वाह, दैट्स आर माय गुडनेस, थैंक यू सो मच। दैट्स माय, यूं कह लीजिए कि मेरा सौभाग्य है कि अरे आपको किसी ने ये सोचा कि मेरा भी इंटरव्यू लिया जा सकता है। मैं आई एम योर गुड फैन। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो पहले चाणक्य सुनिएगा इस इंटरव्यू को देखने से पहले, और उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा कि मैं आपका इंटरव्यू क्यों ले रहा हूँ। सो ऑल सेट सर, स्टार्ट कर सकते हैं इंटरव्यू? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो पूरा सुबह से बिल्कुल मतलब आधी रोटी पे डाल लिया कि हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, डेफिनेटली। ठीक है जी, शुरू करिए। वी आर ऑल सेट। मनीष भाई फाइनली बैठ गए हैं बातें करते करते हम लोग इंटरव्यू के लिए। और मैं तो मेरे इंट्रो में भी ये बोलने वाला था, मैं शायद भूल गया। आप मिस्टर इंडिया की घड़ी की तरह लगते हो मुझे, जो दिखाई देते नहीं है लेकिन सुनाई सबको देते हैं। तो हाउ हैड बीन दिस लाइफ, ये सुनने वाले की आई मीन कहाँ से शुरू हुआ था रेडियो? बिकॉज मैं जहाँ तक मेरी ऑडियंस में आपको बता दूँ, ऐसे लोग मुझे इसलिए पसंद है, कोई फॉर्मल स्टडीज़ नहीं रेडियो की, कभी नेवर चीज़ें, और तब भी रेडियो में इतना बड़ा नाम, कैसे शुरू हुई चीज़ें? आई मीन हाउ डिड एंट्रेंस रेडियो में कैसे हुई? यार एक्चुअली क्या था कि है ना, मैं आता हूँ एक सिंपल जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं अपनी, जो अपने मतलब है ना, एक तो जयपुर मारवाड़ियों की जगह है, राजस्थानी है ना। यहाँ जब आप जो आदमी की ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उसके काम का रहता है। हमारे यहाँ भी जो भी काम है वो बिजनेस ज़्यादा है, दुकानें ज़्यादा हैं, नौकरियाँ ज़्यादा हैं, उसी तरह की ज़िंदगी जीते हैं हमारे घर वाले। यही कहते भी लाला लोगों का शहर है, मारवाड़ी यहाँ पे फेमस है सारी दुनिया में, यहाँ का मारवाड़ी है ना। तो वही हाल अपने भी था। तो ऐसा कुछ कभी पता ही नहीं था कि है ना, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जहां मैं लोगों से बात कर सकता हूं या कुछ क्रिएटिव कर सकता हूं। अच्छा। या आवाज़ मेरी अच्छी है। स्टूडियस बच्चे भी आप होंगे नहीं, मुझे लगता है। कभी भी नहीं। मैं बचपन से, मतलब मैं जिस मारवाड़ी फैमिली से हूँ, हमारे यहाँ सीए ज़्यादा बनते हैं लोग, है ना, डॉक्टर, इंजीनियर। मेरे सारे कजिन्स ऐसे हैं। अच्छा। सारे फर्स्ट रैंक और फर्स्ट डिवीजन वाले, सारे टिपिकल बढ़िया फैमिली, बिल्कुल टिपिकल बढ़िया फैमिली, अग्रवाल फैमिली टिपिकल, है ना। आई वॉज द ओनली वन जो कि नीचे से टॉपर था, है ना। स्टिल मतलब यू आर द ओनली वन ऐसे इंडस्ट्री में? यस, आई एम द ओनली वन। अभी उन जो मेरे कजिन्स थे उनके बच्चे भी वही हैं, सब टॉपर्स हैं, सब वो हैं। अच्छा। और मैंने तो खैर शादी नहीं की तो इसलिए मतलब वो नहीं है, बट हाँ मतलब मैं भी अभी तक भी बिल्कुल वो हूँ। तो सीन वो था कि अब ना एकेडमिकली तो शुरू से पता था अपन कुछ नहीं करने वाले हैं। 12th करते करते ये समझ में आ गया था कि एकेडमिकली कुछ अपने हाथ में है नहीं, और ना तो इच्छा थी, बस की भी नहीं है। हाँ, इच्छा भी नहीं थी, क्लियर भी था कि करना भी नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। चांस भी मिले तो भी नहीं जाऊंगा। इनफैक्ट था भी चांस, क्योंकि मैं 12 साल का था तब पापा एक्सपायर हो गए थे, उन्हें कैंसर था और गवर्नमेंट जॉब में थे।
तो उनकी जगह पे मेरी जॉब पक्की हो गई थी। तो मैं तो छोटा था, 12 साल का था, मेरे को पता नहीं था। मेरे को तो बस ताऊ जी, नाना जी वगैरह सबने ना ये सिखा दिया था कि तू 18 साल का होगा, तेरी नौकरी लग जाएगी। मतलब नौकरी लगी हुई, बस वो प्रोसेस पूरा करना, डॉक्यूमेंटेशन वाला कि डॉक्यूमेंटेशन भी हो चुका था, नाना जी ने सब करवा दिया था। पढ़ना पड़ेगा बस उतना, हाँ। नहीं, पढ़ना भी कुछ नहीं पड़ेगा। अच्छा। बस आप 10वीं पास चाहिए होता था उस समय, क्लियर कर लो। हाँ, बस आपको तो यहाँ से स्कूल क्लियर करना है, आप 18 साल के हुए, आपको नौकरी मिल जाएगी, खत्म। आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको कुछ और नहीं सोचना है जिंदगी में, क्योंकि आपने एकेडमिकली भी कुछ अच्छा नहीं करके दिखाया, तो आपको ये लिबर्टी भी नहीं दी जा सकती है कि आप अपने हिसाब से कुछ चूज कर लो। अच्छा, तो एवरीथिंग तो सब सेट था। एग्जैक्टली, हाँ। मतलब मेरे सपने देखने से पहले ही मेरे सपनों को ऐसे पटक के और ना रौन दिया गया। लोगों ने लिख दी थी डेस्टिनी पहले ही। करेक्ट, हाँ। अपन तो मतलब वहीं से कहानी तो वहां से शुरू हुई थी जहां कहानी खत्म कर दी गई थी। अपन थे फितूरी बच्चे, क्या करें, ठीक है। फिर वो टाइम आ गया कि हाँ अब चूज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो जब 18 साल के होते थे, 12th क्लियर हुई, तो उस समय तक एक चीज समझ में, मैं अपने घर में अकेला बच्चा था जो डांस करता था। अच्छा। डांस में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। जब भी लेडी संगीत वगैरह घर में किसी की शादी ब्याह होते थे, तो सबसे बढ़िया माहौल जमाने वाला जो लड़का होता था ना, वो अपन होते थे। तो वहाँ से ये चीज़ समझ में आई कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जो क्रिएटिव एनर्जी है ना, इसको मैं ज़रूर अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ। बॉर्न फॉर स्टेज वाला फील। हाँ, उतना पता नहीं था कि स्टेज है क्या है, पर उस समय सिर्फ एक ही चीज़ पता होती थी, फिल्में हैं। फिल्में, मुझे मज़ा आता है। हाँ, उस समय इतने OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, टीवी सीरियल्स भी बहुत ज़्यादा ज़माना नहीं हुआ करता था। तो वही था, फिल्म कर सकते हैं। तो मेरे को ये था कि अपन हीरो बनेंगे। 12th करते करते अपन ने, क्योंकि 12th में भी अपन बाय सप्लीमेंट्री पास हुए थे। अच्छा। मतलब 11th तक हमेशा रहा 3rd डिवीजन बाय ग्रेस, और 12th में अपन ने रिकॉर्ड टूटा जब अपन ने बाय सप्लीमेंट्री पास हुए। तो वहाँ तक ये समझ में आ गया था कि एकेडमिकली तो ध्यान लगाओ मत। हाँ। और अब अगर घर वाले कह रहे हैं कि नौकरी कर लो, तो नौकरी तो भैया सरकारी नौकरी मतलब शुरू से दिमाग में वो, मैं जब वो इन्वायरमेंट देखता था, मेरे डैड को भी मैंने देखा होता था, ताऊ वगैरह को भी देखा हुआ था, मैं उस इन्वायरमेंट के साथ में वो वाइब नहीं मैच कर पाता था। मैं वो मेरे मतलब ना, मुझे ऐसा लगता था ये मेरी जगह नहीं है। एग्जैक्टली, मेरी जगह कुछ और है। हमें खुश रहने के लिए हर मिनट कुछ ना कुछ चाहिए, थ्रिलिंग चाहिए, है ना, चाहिए। बिल्कुल। तो वहां से मेरे को लगा कि यार एक बार अभी कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो फंस नहीं सकते यार। सबसे पहले किसको बताया था कि मैं नहीं कर रहा ये सब, मैं एक्टर बनूंगा या मैं यार मैंने ना, मैं क्या है कि एक तो मैं शुरू से है ना बड़ा यूं कह लो कि लापरवाह या फिर है ना निडर रहा हूँ। मेरे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि यार कोई समझेगा नहीं समझेगा। मेरे से तो जब किसी ने पूछा कि यार आप क्या सीन है, क्या करना है, मैंने थिएटर स्टार्ट किया यार, अब हीरो बनने का विचार है फिल्मों में। अपन तो बिल्कुल उतने ही नॉर्मल से। अच्छा, तो उस टाइम लोग कहते होंगे ये पागल हो गया है, पागल हो गया है, हंसते थे, गाली देते थे। बल्कि मतलब जब मैंने क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब वाला जो प्रोसेस था, मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर भी ली थी, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और सारा वो था। पर मेरे को ये था कि मैं वो सिर्फ तभी तक करूँगा जब तक कि मैं इस लायक नहीं बन जाता कि मैं अपनी फील्ड में जाके काम मांग सकूँ लोगों से। तो उससे पहले मेरे सीखने का जो प्रोसेस था वो सीख लूँ मैं एक बार। तब तक मैंने वो गवर्नमेंट जॉब की, 3 साल मैंने वो की। अच्छा, व्हाट वाज दैट जॉब? मैं LDC था, लोअर डिवीजन क्लर्क था इसमें अपने ये लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स डिपार्टमेंट में। अब तो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया और बाद में उनके जो एम्प्लॉयज़ थे उनको शिफ्ट कर दिया इसमें स्टेट एक्साइज में, शराब का जो डिपार्टमेंट। बट मैं अगर वापस याद कर पा रहा हूँ तो क्या वो वाली जिंदगी थी, जाली वाली कुर्सी, टेबल और फाइलें को ढेर, बिल्कुल बिल्कुल। और है ना 60 साल के अंकल बैठे हुए हैं जो है ना 58 साल की आंटियों पे कमेंट मार रहे हैं, और है ना क्या बोलते हैं जो 4th क्लास जो कर्मचारी होते थे, जो एम्प्लॉयज़ होते थे, उनको है ना क्या बोलते हैं जो डिस्क्रिमिनेशंस वाली जो लाइंस होती थी, वो सब कुछ वहाँ पर बोली जा रही हैं। तो चाय जिनके लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी थी शायद। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सुबह 10 बजे का टाइम होता था तो 11 बजे आते थे। आपने? मैंने 3 साल किया, और क्योंकि मेरी एक आदत रही है, मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि मैं गलत हो सकता हूँ। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं सही ही होऊंगा। मैं एक बार ट्राई तो करके देखूंगा, मैं फेल हुए बिना नहीं मानूंगा। हाँ। या तो मैं पास होऊंगा या मैं फेल होऊंगा, पर मैं ट्राई जरूर करके देखूंगा। एटलीस्ट आई विल बी हैविंग लेसंस। हाँ, मतलब या तो इधर आई विल अर्न और इधर आई विल लर्न, तो वो दोनों में से एक चीज होगी। मैंने वो किया, और वहाँ से भी नो डाउट उस ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ समझाया। क्योंकि अगर मैं बात करूँ अब आज के ज़माने की, जब आज कंटेंट मेकिंग हो रही है, जिस लाइन में मैं काम कर रहा हूँ, तो अब देखेंगे तो वही कहानियाँ ज़्यादा बन रही है, उन्हीं तरह के कैरेक्टर्स ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। तब तो नहीं था वो, या तब नहीं था, तब पता भी नहीं था। मगर वो कहते हैं ना, डेस्टिनी जो होती है आपको हमेशा उसी रास्ते पर ले जाती है जहाँ आपकी मंजिल होती है। तो वो मुझे उस वक्त नहीं समझ में आया था, और उस समय कोफ्त भी होती थी, झूठ नहीं बोलूँगा,
नहीं मन करता था जाने का ना, मेरा मन करता था कि मेरी उम्र के लोग हो जिनसे मैं अपनी बातें शेयर कर पाऊँ। ये कौन से सन की बात होगी? यार ये बात कर रहा हूँ मैं 2001 और 2001 में मैंने 12th क्लियर की थी और 16 का था मैं, 2 साल मैं वहाँ पे चला गया था। क्योंकि मैं उस पीरियड के बारे में इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि एक तो था 90s का टाइम, राइट, जब प्राइवेट टीवी और ये सब का उदय हो रहा था, तब बहुत स्कोप्स थे। जैसे आज है ना कि आज जिसको काम करने की इच्छा है तो उसके लिए ताश स्पेस है, आप OTT चले जाओ, यूट्यूब चले जाओ। बट आप वाला टाइम अगेन 2002 से लेकर 2010 वाला, वो फिर एक ब्लॉक टाइम आया था जो करने वाले कर चुके थे और वही कर रहे थे। तो ऐसे टाइम पे ये डिसीजन लेना कि यार मैं जाऊंगा, क्योंकि वो उस टाइम भी वापस ब्लॉकेज शुरू हो गया था। ब्लॉक यार एक्चुअली पता है इंडस्ट्री की तो इतनी समझ थी ही नहीं। अच्छा। ये तो समझ आ जाई है हाँ। कि उस समय ऐसा हो गया था, ब्लॉकेज था, इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी थी। तब तो धुन थी सिर्फ। उस समय तो सिर्फ ये पता था कि ये एक जगह है और मुझे यहाँ पहुंचना है। उस समय तो बस इतना सा पता था। तो अपन ने क्या किया कि वहाँ पे 2016 मेरे पास में 2 साल थे 12th क्लियर करने के बाद में, है ना। उन 2 साल में मैंने क्या किया, मैं बॉम्बे निकल गया था और अधिकारी ब्रदर्स में जो मैंने वहाँ पर जाके एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट मैंने एज एन इंटर्न मैंने ज्वाइन कर लिया था मैंने। और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी मुझे पता नहीं था कि मैं वॉइस ओवर कर सकता हूँ, वॉइस ओवर कोई चीज़ भी होती है मुझे ये भी नहीं पता था। अच्छा। मैं तो वहाँ गया था, पैसे थे नहीं जेब में, लेकिन सर्वाइव करना था, घर से कोई उम्मीद नहीं थी काम करने की, स्ट्रगल करने के तैयार थे अपन, तैयार स्ट्रगल करेंगे, सोच के गए थे। 450 रुपये लेके गया था मैं सारे, उसमें कोई वो मतलब वो नहीं था। अच्छा। आफ्टर दैट ट्रेन टिकट, आफ्टर दैट ट्रेन टिकट, है ना। तो 450 रुपये जेब में थे। वहाँ पहुँचते वो भी 2 या 3 दिन में ख़त्म हो गए थे। एक फ्रेंड था, उसके घर रुके थे और क्योंकि पता था यहाँ भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा, फटाफट कुछ ना कुछ इंतज़ाम देखना होगा। तो पहले ही दिन से एक छोटा मोटा बायोडाटा बनाया और वहाँ जितने भी मतलब यश चोपड़ा का बड़ा सारा स्टूडियो वीरा देसाई रोड पे, वहाँ से लेकर महाड़ा के जो छोटे छोटे स्टूडियोज़ थे सब में बायोडाटा पटक दिया, पैदल चल के, है ना। और नाला सुपारा रहता था मैं उस समय। अच्छा। तो नाला सुपारा से अंधेरी आते थे हम लोग और फिर वहाँ से हम लोग वो करते थे। तो ये पूरा सारा सब कुछ चलता रहा। कुछ 17वें दिन मेरे को कॉल आ गया अधिकारी ब्रदर्स से, वहाँ मैंने ज्वाइन किया। और वहाँ एक्चुअली मेरे को जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो उनको असिस्टेंट प्रोड्यूसर की ज़रूरत थी। अच्छा। और मैं उसकी नौकरी के लिए गया था, पर ऐसा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था उस समय, बहुत ही बच्चा, मैं 16 साल का सारा था। सिर्फ थिएटर किया हुआ था यहाँ पे, थोड़ा बहुत 10-12 प्लेस। कितने टाइम किया था यहाँ? मैंने यहाँ साल भर, 2 साल 1.5 साल किया था, जिसमें 10-12 प्लेस किए थे मैंने। अच्छा। तो वो जॉब के साथ? हाँ? जॉब के साथ? अच्छा। जॉब के साथ ही, जॉब से पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। मतलब जॉब तो मैंने एक्चुअली जो गवर्नमेंट जॉब थी वो तो मैंने 18 का होने पर ज्वाइन की थी। अच्छा। 12th क्लियर करते ही मैंने थिएटर स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे। वो पीरियड था, ठीक है, वो वाला था। और फिर वहाँ पे जब उनको वो बायोडाटा देखा, उन्होंने असिस्टेंट प्रोड्यूसर की नौकरी वोकरी बात हुई, तो मैंने वहाँ पे बहुत ही ओपनली, मैं ना डरता नहीं हूँ, मैं साफ साफ बोल देता हूँ कि तो ये है, हाँ ये मुद्दा है, ये मैं हूँ, चाहिए बताओ, नहीं तो मैं आगे जाऊँ, मैं आगे जाके ट्राई करूँ, है ना। मतलब आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, सिंपल सी बात है। तो जो मैडम थी वहाँ पे जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी, बहुत उनको मेरी ऑनेस्टी पसंद आई, या शायद पता नहीं आवाज़ पसंद आई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, यू कैन डू वॉइस ओवर्स। तो मैंने कहा ये क्या होता है? बोले कि जो पीछे आवाज़ें चलती हैं जिसमें शक्लें नहीं होती, उनकी सिर्फ आवाज़ें होती हैं। मैंने कहा यार ये तो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट वाला काम है, ये तो मैं डेफिनेटली करूँगा। बिल्कुल। तो बोले कि हाँ तुम कर लो, 6 महीने कर लो और तुम एज एन इंटर्न भी कर लो, 6 महीने बाद तुम्हें प्रमोट कर देंगे, तुम्हारी जॉब हो जाएगी और तुम वॉइस ओवर भी सीख जाओगे। 6 महीने बाद मैं असिस्टेंट प्रोड्यूसर के लिए तो प्रमोट हो नहीं पाया, क्योंकि वो मुझे जो शूटिंग और एडिटिंग का जो काम देते थे वो बहुत बोरिंग लगता था मेरे को। मतलब मुझे परफॉर्म करना होता था, मुझे कैमरे के पीछे नहीं खड़ा होना था, मुझे कैमरे के सामने खड़ा होना। चाहे मेरी आवाज़ से खड़ा हूँ बट मैं हूँ कैमरे के सामने। मतलब मेरे को कुछ वहाँ पर एक्ट करने का मौका मिल रहा है, चाहे मैं वॉइस से कर रहा हूँ, मैं ना मुझे वो चाहिए होता था। तो वो हो गया वहाँ से। अब तो मैं 6 महीने बाद वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन गया था। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने रेडियो का 2nd फेज़ पास किया था, जिसमें कि Tier 2 सिटीज़ में चंडीगढ़, अहमदाबाद, जयपुर टाइप सिटीज़ में रेडियोज़ आ गए थे, FM रेडियोज़ आ गए थे। तो मैंने वहाँ पे, यहाँ पे जयपुर में भी FM रेडियोज़ लॉन्च हुए। तो दैनिक भास्कर का रेडियो था माय FM, उससे मुझे एक ऑडिशन के लिए कॉल आया। अच्छा। चांदनी रातें नाम का एक शो था। ईयर 2007। ओके। तो वहाँ पर फिर मैंने, अप्रैल की बात है ये, अप्रैल 2007 की, तब मैं वहाँ पे गया। वहाँ मैंने कोशिश की, वहाँ 2-3 राउंड। वहाँ से बाबरा मन वाली दुनिया शुरू हुई। वहाँ से बाबरा मन वाली दुनिया, वहाँ से स्टारडम शुरू हुई मेरी। पहली स्टारडम जो थी, मतलब पहली बार लोग मुझे पहचानने लगे। लोग फ़ोन कर करके बोलते थे यार आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। लड़कियाँ चिट्ठियाँ लिख रही थी। अच्छा, सोशल मीडिया भी बहुत बाद में इवॉल्व हुआ। सोशल मीडिया उस समय ना, नहीं यार, सोशल मीडिया तो एक्चुअली शुरू हो रहा था, और कुछ चलता था, चिट्ठी वाला ज़माना था, चिट्ठी वाला ज़माना था। हाँ, लोग आते थे वहाँ पे, गिफ्ट्स ले लेके आते थे। मतलब आप एक अच्छी
अच्छी बात बताऊं तो मेरा बहुत अच्छा फेज रहा है, क्योंकि जब आप अपने लर्निंग फेज में जब आप स्टारडम एक्सप्लोर करते हैं ना तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि जब आप लर्निंग फेज में ही आपको आपकी कुव्वत से ज़्यादा मिल जाता है ना, तो आप गलतियां करते हैं, आप बहुत सारी गलतियां करते हैं, आप गलतियों पे गलतियां करते हैं। जो मैंने की, दबा के गलतियां की मैंने, और उन गलतियों का खामियाजा भी भुगता, मगर उन गलतियों ने मुझे सिखाया, उन गलतियों ने मुझे स्ट्रांग बनाया। बट आप जिस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं ना कि मैंने गलतियां करी हैं, वो कॉन्फिडेंस भी बहुत, मतलब वो कॉन्फिडेंस पाने के लिए इंसान को काफ़ी वक्त लग जाता है, एंड यू आर एट द स्टेज जहाँ पे एक्सेप्टेंस है कि हाँ मैंने वो वाली गलतियां करी हैं। दैट्स अमेजिंग। यार मुझे ना बहुत बाद में समझ में आया था कि एक्चुअली जो गलतियां होती हैं ना वो इंसान की दोस्त होती हैं। गलतियां क्या करती हैं, दोस्त कौन होते हैं? दोस्त वो थोड़ी होते हैं जो आपको बोलते हैं अरे भाई बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्त होते हैं अबे, हाँ ऑब्वियसली, है ना, चल गलतियां वो हैं, गलतियां आपको रियलिटी चेक देती हैं। करेक्ट, कि हेलो ज़्यादा हवा में मत उड़, ये यहाँ ये कर, तो गलतियां वो समझाती हैं, तो गलतियां आपको सुधारती हैं, गलतियां आपको कंटिन्यूसली पॉलिश करती हैं। आपको गलतियां जब पॉलिश कर रही हैं तो आप चमकोगे ही ना, फिर एक ना एक दिन तो स्टार बनना तय है। तो गलतियां करो, गलतियों के साथ में एक जो चीज़ है वो ये कि गलती रिपीट मत करो। ये जो सीखा है मैंने, गलती में अगर आप गलती रिपीट कर रहे हो तो यानी फिर आप सीख नहीं रहे हो। करेक्ट। तो गलतियां करने में प्रॉब्लम नहीं है, गलतियां रिपीट करने में प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो मैंने नहीं किया, वो मुझे बहुत अच्छे से मेरे को वो रहा, और उस फेज़ में मुझे बहुत अच्छी स्टारडम मिली। लोग मतलब 4 साल मैंने वहाँ पे किया, और 4 साल में मुझे कभी भी मतलब यूँ कह लीजिए इतना प्यार दिया लोगों ने, जयपुर के लोगों ने और राजस्थान के लोगों ने, क्योंकि मेरा शो 5 सिटीज़ में चलता था। अच्छा। राजस्थान की, हाँ, आई वॉज द ओनली जॉब जिसका सिंडिकेटेड शो चलता था पूरे 5 सिटीज़ में। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, और आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स उस समय। मतलब ऑर्कुट हो, फेसबुक हो, दोनों पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलता था, पर्सनली लोगों से बहुत अच्छा। 4 साल में रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो 4 साल में मुझे कभी भी अपने लिए कपड़े, जूते और घड़ी या कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। सब गिफ्ट्स में आता था। कमाल है। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, उस टाइम पे बिकॉज हम यंग भी होते हैं, धुन तो खैर आप में थी मैंने माना, बट मुझे एक बात बताइए, क्योंकि रेडियो में सबको, शायद मेरी सारी ऑडियंस को ये बात पता नहीं होती है, शो भले आप 4 घंटे का करते हैं लेकिन उसमें 16 बार आपको 16 बार क्रिएटिव होना पड़ता है, मोस्ट जितना मैं समझ पाता हूँ, और वो रोज होना है, अगले 4 साल तक के लिए होना है। तो इतना कंटेंट बनाने के लिए व्हाट वाज योर टेक? कि मैं कभी तो ऐसा हुआ होगा कि यार नहीं आज तो कंटेंट नहीं है, आज तो नहीं मिल रहा, तब भी बनाना तो तब भी था रेडियो में, वो चीज़ें कैसे मैनेज हुई? यार इसको मैं कैसे बताऊँ, ये करत की विद्या है। अच्छा। हमें थिएटर में एक चीज़ सिखाई जाती है, ये करत की विद्या है। जब आप ना रिजल्ट एक्सपेक्ट करने लग जाते हो ना, तब गलत हो जाता है। रिजल्ट एक्सपेक्ट ही मत करो, आपका सिर्फ बिलीफ होना चाहिए उसमें, कि आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि मुझे इसको परफॉर्म करना चाहिए, मैं इसके साथ में इस बात को कहा जाना चाहिए, ये ज़रूरी लगती है मुझे बात कही जानी, तो बस उतना काफ़ी है। आपने अगर ये सोच लिया कि इस बात पर लोगों का रिस्पॉन्स क्या होगा, लोग इसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, रिजेक्ट, आप उस रिजेक्शन से डर गए, यार लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो वो फिर डेफिनेटली रिजेक्ट होएगा। फिर एक पॉइंट पे आके वो डेफिनेट वो रिजेक्ट हो भी जाए ना, वो अगर मान लीजिए वो रिजेक्ट नहीं भी होता है, या अगर वो कुछ मतलब, तो भी आप है ना फिर उससे कुछ, वो आपके लिए क्या कहूँ मैं उसे, पोटेंशियल नहीं होगा, वो आपको कुछ सिखा के नहीं जाएगा, वो आपके एड ऑन नहीं करेगा आपके उसमें कुछ भी। क्योंकि क्या होता है कि आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना होता है कि ये आपका कर्म है। जब आप, एक सिंपल सी बात है ना, वो जो गीता में कृष्ण ने कहा है कि तू योद्धा बन के आया है यहाँ पे, तेरे को युद्ध करना है, सामने कौन है वो नहीं देखना है। तो सिर्फ मैं आरजे था, मेरे को रेडियो पे प्रेजेंट करना था। हाँ, रोज नहीं होता था, कभी बहुत धमाकेदार कंटेंट नहीं आता था, पर जब मैं रोज कर रहा था ना, तो उस प्रोसेस में करते 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 2-3 साल बाद जाके एक बात समझ में आने लग गई कि मैं अब इतना फासला तय करके आ चुका हूँ, इतने कदम तय करके आ चुका हूँ कि अब मुझे पता है कि कौन सा कदम कहाँ कैसे पड़ेगा, और वो कर भी नहीं, ऑटोमेटिक पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। पर ये जरूरी भी नहीं है। अमिताभ बच्चन की भी सारी फिल्में हिट नहीं होती हैं। डेफिनेटली आप सिर्फ करते हैं, आपका काम है kept on doing things, और बस चीजें हो गई। एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि चीजें बाहर भी उतनी ही बदल रही हैं जितने आपके अंदर चल रही हैं ना, उतनी ही बाहर भी बदल रही हैं। exactly. तो आपने जो कल सीखा था वो आज आप करने जा रहे हो, पर जब आप करने जा रहे हो तब तक बाहर की दुनिया और बदल चुकी है। एग्जैक्टली। तो और इसके साथ साइड बैलेंसेस कैसे के? साइड बैलेंसेस है मेरा, जब आप सेलिब्रिटी स्टेटस में आ जाते हैं, जब पब्लिक लाइफ में आते हैं, देन पीछे फैमिली, रिश्तेदार, यार दोस्त,
स्कूल वाले, ये सब बैलेंसेस कैसे चलते हैं लाइफ में आपके? आई मीन बहुत रिजर्व्ड हो या यू लव हैंगिंग? यार मैं रिजर्व नहीं था, मैं बहुत ही मतलब है ना, इवेंचुअली हो गए। मैं इवेंचुअली हो गया, क्योंकि है ना मैं तो बल्कि वो था कि चलती भीड़ में, चलती बारात में घुस के डांस कर लूँगा मैं वो था। मैं लोगों से इंटरेक्ट करता था, जाके इंटरेक्ट करता था, क्योंकि मुझे चीज़ें इंट्रीग करती हैं, मुझे लोग इंट्रीग करते हैं। मुझे मेरी बचपन से आदत रही है, मैं वो तमाशा मूवी का ना रणबीर कपूर वाला बच्चा हूँ जिसको ना हर जगह कहानी चाहिए। कहानी कहाँ है, कैरेक्टर कहाँ है, मतलब इसमें क्या कहानी है, ये क्या बात चल रही है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कैरेक्टर ऐसा क्यों है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये आदमी इस तरह का बिहेव करता है, कुछ ना कुछ खोजना है मुझे। हाँ, चाहिए। तो ये दो चीज़ें मुझे बहुत शुरू से इंट्रीग करती हैं। मुझे शुरू से कॉमिक्स पढ़ना बहुत पसंद रहा है, मुझे शुरू से, इसीलिए मेरा फिल्मों से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा वो रहा है। इसलिए पढ़ाई भी जब मैं करता था तो मुझे हिंदी में टेक्स्ट बुक्स पसंद आती थी, क्योंकि उसमें कहानियाँ मिलती थी। इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पसंद आती थी, उसमें कहानी मिलती थी। साइंस में जब किसी एक्सपेरिमेंट की बात हो रही होती थी कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था, या किसी उसकी बात हो रही होती थी, साइंटिस्ट की बात हो रही होती थी कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े उसको, तो मुझे मजा आता था। लेकिन जब वो मुझे फॉर्मूला सिखा रहे होते थे तो आई वाज बिल्कुल एकदम क्या खत्म। कैलकुलेटर है ना फोन में मेरे एग्जैक्टली, मुझे क्या करना है, मैं फालतू उसके लिए क्यों टाइम वेस्ट करूं? किताबें मिमिक करके पढ़ते थे या मन में पढ़ते थे? मैं दोनों तरह से पढ़ता था। अच्छा। मैं जब पढ़ता था, मतलब क्योंकि हम स्कूल में भी ऐसा होता था कि जब वो पढ़ाते थे तो पहले तो मैं मन में पढ़ रहा होता था, लेकिन वो एक कभी कभार टीचर खड़ा कर देती थी कि कोई खड़ा होकर पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो, तो मैं सबसे पहले हाथ खड़ा करता था कि मैं पढ़ूंगा। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे स्टोरी पढ़ना भी बहुत पसंद है और सुनाना भी बहुत पसंद है, इसीलिए शायद आज ऑडियो बुक्स में इतना अच्छा रिस्पॉन्स सुनाना तो है। मतलब मैं तो पर्सनली इसीलिए शायद मैं आपके साथ बैठा हूँ कि मैंने अब जनरली गाने सुनने बंद कर दिए हैं। अब मैं मॉर्निंग वॉक पे होता हूँ तो मैं आपके जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनकी कहानियाँ सुन रहा होता हूँ बैठ के, क्योंकि मुझे लगता है कि वो 1 घंटा मेरे लिए आज की डेट में उतना आउटपुट दे देता है जो मुझे 7 दिन में नहीं दे रहा होगा। तो मतलब थैंक यू सो मच फॉर दैट कि आप लोग हमारे लिए वो कहानियाँ लेकर आ रहे हो। तो अब रेडियो वाला टाइम 4 साल आपने किया, उसके बाद में एक और नई दुनिया शुरू हुई आपकी, डिस्कवरी वाली दुनिया, फिल्मों वाली दुनिया। यार उसके बाद जिंदगी शुरू हुई। ये डिसीजन कैसे, मतलब आप मुझे एक बात बताओ। आरजेस हैं, मैंने बहुत सारे आरजेस को देखा है, दे आर लाइक अब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अगले 10 साल भी कर रहे हैं, 15 साल भी कर रहे हैं। 4 साल में आपने स्विच करने का, आज आप रेडियो नहीं कर रहे हैं, हार्डकोर रेडियो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो वो स्विच करने का माइंडसेट किधर से आता है कि अब नहीं, बस अब एक और नया मुकाम पे जाना है? यार मैं जब इस लाइन में आया था ना 12th के बाद में, जब मैंने ये डिसाइड किया था कि अपन एकेडमिकली कुछ अच्छा नहीं करने वाले हैं, तो क्या करना है, फिल्मों में हीरो बनना है, तो वो जो थॉट था ना, वो कांस्टेंट चलता रहा, वो आज भी छूटा नहीं है। अच्छा। वो अभी भी है, मतलब मुझे अभी भी उम्मीद है कि मैं हीरो बन जाऊंगा। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये ना एक बढ़िया राह निकल पड़ी है मेरी आवाज़ की दुनिया में, बढ़िया पहचान बन चुकी है, तो अभी मेरे लिए वो ख़त्म हो गया। मैं आखिरी सांस जब तक नहीं ले लूँगा तब तक मैं कोशिश तो करता रहूँगा। अच्छा। अब बनूँ नहीं बनूँ वो अलग बात है। तो वो अब थिएटर से बीच बीच में जैसे टाइम मिलता है वैसे पूरा करते रहते हैं। मतलब क्योंकि मैंने कहा ना, थिएटर, फिल्म्स या एक्टिंग ये ना मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, ये मेरे लिए स्टारडम नहीं है। यू लिव दिस। यस, मतलब ये मेरे लिए ना अपने आप को एग्जीक्यूट करने का तरीका। मेरे अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं, या मैं जो आज तक पढ़ता आया हूँ, मैंने कोर्स की बुक्स नहीं पढ़ी है, पर मुझे लिटरेचर बहुत पसंद है। मुझे हिंदी का लिटरेचर, जापानीज़ कहानियाँ मुझे बहुत पसंद है। जापानीज़ में जो बच्चों की कहानियाँ होती हैं बहुत खूबसूरत होती हैं। मतलब जापान की दुनिया हमारी दुनिया से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। उन लोगों ने अनुशासन, लाइफ की वैल्यूज़, उन सबको इतना अच्छे से फॉलो किया है ना, जिनकी वजह से इंडिया फेमस हुआ था किसी टाइम पे, है ना। वो जापान ने अभी तक भी अपनी लेगेसी को बना के रखा है। वो अभी इस लाइफ में, अच्छा, वो मिनिमलिज्म पे आज भी जी रहे हैं। क्या उन्होंने आज मिनिमलिज्म स्टार्ट किया? वहाँ के कॉर्पोरेट ने रूल बनाया आज की तारीख में, इस 2022 में उन्होंने रूल बनाया है कि हमारे प्रॉफिट की या हमें इतनी ही ज़रूरत है, हम इतना टर्नओवर कर लेते हैं तो ठीक है, अच्छा, हमें इससे ज़्यादा नहीं कमाना है, तो हम अपनी प्राइसेस गिरा रहे हैं। अच्छा जी, तो यू बिलीव इन मिनिमलिज्म? आई कंप्लीटली बिलीव इन मिनिमलिज्म। मुझे लगता है कि, और आज के टाइम में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिनिमलिज्म इसलिए ज़रूरी है कि एक बहुत सिंपल सी बात मैं अगर एक लाइन में समझाऊँ, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम मैक्सिमम से ज़्यादा लेने के चक्कर में उनको ऑलरेडी ख़त्म करते जा रहे हैं। हमारे पास में पानी कितना बचा है,
पानी 100-150 साल का पानी बचा है हमारे पास में, और सोना वोना ये जो हमारी मेटल वेटल्स हैं ये सारे, ये तो मुश्किल से हमारे पास में कुछ 25-30 सालों के बचे हैं। इसमें तो ज़्यादा ये जो जिसमें से कुछ वाले तो ऐसी धातुएं हैं जो कि हमारी मतलब उसमें भी काम आती हैं, जिंक विंक जैसी जो ये मेडिकल वेडिकल या सर्विसेज में भी, इनमें भी बहुत काम आती हैं। तो वो तो हमारे पास में 25-30 साल की बची हैं। मैं फिलहाल तो ये सोच रहा हूँ कि एक तो आर्टिस्ट, ऊपर से आप ये सब आपके थॉट सुन के मुझे इमोशनल आर्टिस्ट खतरनाक होता है, इमोशनल आर्टिस्ट और ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आप उस और ज़्यादा खतरनाक वाले डोमेन में आ गए। तो बॉम्बे वापस कब पहुंचे आप? जयपुर आए, बॉम्बे गए, जयपुर 2011 में, 2011 में वापस बॉम्बे। हाँ, ये अच्छा कि आपने वापस वहाँ ले आए आप मुझे। That's my work। मैं क्योंकि हाँ, आपको लाना पड़ेगा, मैं निकल जाता हूँ ना इधर उधर। मैं बता रहा हूँ ना, इमोशनल आर्टिस्ट और खतरनाक होते हैं जी। तो 2011 में मैंने उधर से छोड़ा और मैं निकल गया बॉम्बे। तो बॉम्बे में जाके अब वापस से, क्योंकि बॉम्बे नौकरी छोड़ के गए थे, नौकरी छोड़ के गया था, हीरो बनना था, एक्टर ही बनना था, वही वापस फिल्में करनी थी। तो अब ये पता था कि इस बार मेरे पास में टूल है, मेरे पास में एक स्किल है जिसके बेस पे मैं यहाँ सर्वाइव कर सकता हूँ। तो मैंने जाते ही वहाँ पे जो डबिंग इंडस्ट्री थी मैंने उसको अप्रोच किया, और बाय गॉड ग्रेस मुझे, क्योंकि आवाज़ पे लोग मुझे हमेशा रिकॉग्नाइज करते हैं, वहाँ जल्दी रिकॉग्नाइज़ किया गया मुझे। जितने भी हमारे डिस्कवरी, TLC, नेशनल ज्योग्राफिक, हिस्ट्री चैनल, इन पे जितने भी शोज़ होते हैं, इंग्लिश शोज़ जो हम देखते हैं, ट्रैवल शोज़ होते हैं और जो क्रिएटिव शोज़ हम देखते हैं, उनकी हिंदी डबिंग का मुझे काम मिला। अरे वाह। UTV एक्शन एक चैनल ये है, वो जो नर्मदा वाली जो डबिंग, जिसको देख के बच्चे बहुत परेशान था, फिर मेरी जिंदगी में खूबसूरत मोड़ आया और मेरी जिंदगी बदल गई। तो वो इस तरह से जो था मुझे बहुत अच्छी तरह से करने को। UTV एक्शन पे हॉलीवुड मूवीज होती थी, मैंने वो की, वो भी डब किए। हाँ, बहुत जल्दी ही मुझे मतलब कोरस में से मेन लीड वाले रोल मिलने लग गए थे। मैंने पूरे सबसे आपको सबसे ज्यादा मजा कौन सी डबिंग में आया था? मतलब यार मेरे को कभी उसमें डबिंग में मजा नहीं आया। अच्छा, नहीं करते हैं वो ना बहुत टेक्निकल काम होता है। उसमें क्या होता है, सारा क्रिएटिविटी पे फोकस नहीं होता। क्रिएटिविटी पे फोकस अब होने लगा है, क्योंकि अब OTT वगैरह में, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत वाइड हो गई। 2011 में इतना क्रिएटिविटी पे फोकस नहीं होता था। उस समय एक ही चीज पे फोकस होता था, लिप सिंक पे। टेक्निकली राइट होना चाहिए, टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली, मतलब वो फिर सेम वो जो फोले आर्टिस्ट का काम है वही काम एग्जैक्टली वो ऑलमोस्ट वैसा हो जाता था फिर वो। तो इसलिए उस समय मैंने कभी उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं किया, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं कर पाया उसको, इसीलिए मैं कभी ज्यादा खींच नहीं पाया। यू डोंट लाइक मिमिक्रीज एंड ऑल, या फिर बिल्कुल कभी मुझे यार ओरिजिनल करना पसंद है। मुझे चीजें हमेशा ओरिजिनल उसमें पसंद है। भले ही मुझे ओरिजिनल पे रिस्पांस 2 ही लोगों का मिले, मेरे सामने खड़ा होकर 2 लोग मेरे को अगर ताली भी नहीं बजाएंगे, अगर वो मेरे को ये बोल जाएंगे सर आपका काम अच्छा था। अब मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब आप वो क्रिएट करना चाहते हैं जब मैं समय हूँ, एक लाइन वो है जो अगले 200 साल तक, 300 साल तक लोगों के जहन में वैसे ही रहने वाली है। आज भी बजती है तो वो याद आता है कि अच्छा वो वैसी चीजें चाहिए। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों को ये समझा सके कि मैं क्यों आया हूँ उनके पास, मेरे आने का पर्पस वहाँ उनको समझ में आ सके। वरना तो अगर पैसा ही कमाना था, या अगर मतलब सिर्फ बिजनेस ही सेट करना था, या एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट ही बनना था, या कुछ भी करना था, तो फिर जयपुर में भी आप बेसिक चीजें तो कर ही सकते थे। तो ये मिस कर रहे थे फिर जयपुर से, ये वाली लाइफ थी, फैन वाली जो लाइफ थी, क्योंकि वहाँ फिर ऐसी जिंदगी में आप घुस गए थे कि वहाँ पे पहले इवॉल्व ढूंढना पड़ता है लोगों को कि यार अच्छा ये सुन रहा हूँ, ये किसने किया? नहीं, मैंने मिस नहीं किया फैन वाली लाइफ को, क्योंकि क्या था कि मैं जब उससे बोर हो गया था ना, मैं तभी निकला था। मैं 4 साल में बोर हो गया था। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है क्योंकि बहुत जल्दी बोर हो गया था मैं, पर प्रॉब्लम ये होता है कि स्टारडम है ना एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना अगर वो आपको मन की खुशी नहीं दे रही है ना, पीस ऑफ माइंड नहीं दे रही है, तो फिर वो बहुत जल्दी आपको कोफ्त होने लग जाती है उससे। पीस ऑफ माइंड सबसे पहले ज़रूरी है मेरे लिए तो, एटलीस्ट मैं औरों का नहीं जानता, पर मेरे लिए पीस ऑफ माइंड बड़ा, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे वो स्टारडम हो, पर अगर वो पीस ऑफ माइंड के बिना आ रही है ना, तो फिर मेरे लिए मतलब नहीं है उसका। फिर अगर वो आपको सोने ही नहीं दे रहा है, चैन की नींद, तो नहीं करना फिर वो। एग्जैक्टली क्योंकि मतलब रेडियो करते करते मैं स्टारडम था, लोग मुझे बहुत मेरे पास में मैसेजेस और वो आते थे, पर मेरे पास में दोस्त ही ख़त्म हो गए थे, मेरे पास में दोस्त ही नहीं थे, लोग मेरे पास में बैठते नहीं थे। क्योंकि इमोशनल आर्टिस्ट मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं उन चीज़ों पे रिएक्ट करता हूँ जिन पे लोग चुप्पी साध लेते हैं। करेक्ट। जिन पे लोग ना आपको भी चुप कराने की कोशिश करते हैं कि पागल है क्या। और युद्ध में हमेशा से करना है, लड़ाके हम पक्के हैं। बात लड़ाके की नहीं है। मैंने ये भी बात ओवर द टाइम सीखी कि लड़के आप अपनी बात को नहीं कह पाओगे कभी। आपको बहुत प्यार से तसल्ली से अपनी बात कहनी होगी, तो शायद सामने वाला सुन भी ले। अगर आप लड़ने के मूड में कहोगे, या अगर सामने वाले को ये रियलाइज करा के कहोगे कि नहीं आप गलत हैं, तो सुनेगा ही नहीं, वो आपसे बात ही करना बंद कर देगा। तो ये भी मैंने सीखा बाद में। तो बात लड़ने की नहीं थी,
हालांकि उस समय मैं लड़ता था, उस समय बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था मैं, बहुत वो था। ओवर द टाइम ये चीज़ समझ में आई है कि आपको अपनी बात बहुत तरीके से समझानी पड़ेगी, जैसे बच्चों को समझानी पड़ती है ना। क्योंकि हमने क्या है कि हमने कभी इतने साल में, आज़ादी के बाद में अंग्रेज़ हमें जैसे छोड़ के गए थे ना, तो अंग्रेज़ों ने हमें हमारे माइंड को डेवलप होने से रोक दिया था, और वही काम हमारी सरकारों ने किया है। अब वो कोई सी भी सरकार उठा लो आप, मैं किसी एक पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं करता, उन्होंने माइंड को डेवलप होने से रोक दिया। क्योंकि जब माइंड्स डेवलप हो जाते हैं तो उनके ऊपर राज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर राज उनमें से निकल के आने लगता है, राजा उनमें से निकल के आने लगते हैं। करेक्ट बात है। तो वो मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मेरे को कभी वो नहीं करना था। मैंने ये एक कारण है जहाँ पे आप जिस फ्रीडम की बात कर रहे हो, बॉम्बे ज़्यादा पसंद है आपको। मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल यही, दिस इज वन ऑफ द प्राइम रीजन। दिस इज वन ऑफ द प्राइम रीजन, क्योंकि बॉम्बे आपको वो लिबर्टी देता है। बॉम्बे आपको वो लिबर्टी देता है कि आप अपनी बात कह सको, आप अपने मन चाहे कपड़े पहन सको, आप अपने मन चाहे तरीके से ज़िंदगी जी सको, आप अपने मन चाहे तरीके से आ सको, जा सको, अपने घर में रह सको, अपने मन चाहे दोस्त बना सको। जयपुर बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है, लोग बहुत प्यारे हैं, मगर सही कह रहे हो, कुछ चीज़ें। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ आपको। मैं पहली बार बॉम्बे गया, मेरी एक मीटिंग थी, मुझे पहला कॉल आया, कहते 3:30 बजे आ जाओ। आई थॉट शाम को 3:30 बुला रहे होंगे, ही सेड कि नहीं, रात को 3:30 बजे आ जाओ। दैट वॉज बॉम्बे फॉर मी फॉर द फर्स्ट टाइम। और मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं पिताजी सारी जिंदगी कहते 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहना, और ये व्यक्ति मुझे 3:30 बजे बुला रहे हैं। अब मैं फ़ोन करके उनको ये बोलूँ या इस व्यक्ति को ये बोलूँ कि उन्होंने मना किया, तो दैट वॉज बॉम्बे फॉर मी फॉर एवर। एक तो बॉम्बे मेरे लिए वो था, इतना मुझे उस दिन लगा। तो आपके लिए बॉम्बे वाली जर्नी पूरी कैसी क्या रही? आ गए आप, अब ओटीटी आने वाला था, आप ये सब कर रहे थे। ओटीटी का तो पता नहीं था उस समय इतना, बस इतना पता था कि सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह जो थोड़े बहुत चल रहे थे, उसी का ही इंटरेक्शन था, और इतना ज़्यादा पता भी नहीं था कि इतना बूम कर जाएगा। उस समय तक भी यही था कि फिल्में चल रही हैं, फिल्मों में ही जाना है, उसी में काम करना है, अपन उसी के लिए ट्राई कर रहे थे पैरेलली, क्योंकि सर्वाइवल के लिए कुछ चाहिए था, तो डबिंग इंडस्ट्री में ट्राई कर रहा था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा मुझे नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी थे, घर का भी ध्यान रखना था, और घर के कुछ टारगेट्स भी थे, छोटी सिस्टर की शादी करनी थी, और एक घर लेना था, सारा सब कांस्टेंट फैमिली रिस्पांसिबिलिटीज भी चलती रहती हैं। एग्जैक्टली। तो उसके लिए फिर वहाँ पे नौकरी स्टार्ट की, वापस अधिकारी ब्रदर्स से ही स्टार्ट किया। इस बार मैंने ओएपी में स्टार्ट किया, ऑन एयर प्रोमो, क्योंकि फिल्म मेकिंग, मतलब फिल्म से जैसा मैंने कहा ना, वो बहुत प्यार रहा है, तो फिल्म मेकिंग, फिल्म कैसे बनती है वो समझना था। और 30 सेकेंड्स में, 20 सेकेंड्स में आप कोई बात कह जाते हैं बहुत स्ट्रांगली, वो बहुत स्ट्रांग मीडियम है। इसीलिए एडवर्टीजमेंट एजेंसीज आप देखेंगे तो वो इतना महंगी एजेंसीज हैं, और वो इतना बढ़िया काम करते हैं। एड्स आप देखेंगे, क्योंकि उन्हें 30 सेकंड 1 मिनट में सब कुछ करना होता है। कमाल कमाल के ऐड बनाते हैं वो, आज है ना। पीयूष पांडे जी हैं, पीयूष पांडे जी जयपुर के हैं, मतलब उनको गुरु मानता हूँ मैं, इसीलिए बिल्कुल, है ना। वो जो मीडियम है वो इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है, वो बहुत कुछ सिखाता है। डेफिनेटली 2 लाइन्स है, छोरा अठया है, वो वाली लाइन है कि जहन में खत्म हो गई है, फेविकोल ही याद आएगा हमेशा। राइट। तो वहाँ से वो स्टार्ट हुआ, उधर किया, वहाँ पर 2 साल काम किया, फिर उसके बाद में वहाँ करते करते स्टार से ऑफर आ गया, तो स्टार में जाके, स्टार भारत था, स्टार प्लस का एक चैनल है स्टार भारत, जो लाइफ ओके था पहले, एग्जैक्टली हो गया। तो वहाँ जाके सावधान इंडिया लिखा, सावधान इंडिया के, हाँ, और उनके लिए वॉइस ओवर्स भी किए, और भी कई सारे प्रोमोज थे उनके जो मैं लिखता था, वही ओएपी टीम में था मैं। 2 साल वो किया। फिर उसके बाद में वो करते 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 फिर मैं थोड़ा सा फिर वापस से सैचुरेशन, मैं सैचुरेशन पे बड़ी जल्दी पहुंच जाता हूँ ना, क्योंकि मैं जब किसी चीज़ में घुसता हूँ तो मैं एक साथ बस उसी में ही लग जाता हूँ। तो वो सालों तक या उसमें घुसे रहने के कारण है ना, जितना एक आदमी उसमें से 5 साल में एक्सट्रैक्ट करेगा, अब मतलब आप संतरे का जूस अगर आप घंटे भर में अगर निचोड़ेंगे ना, मैं उसमें इतना घुस के निचोड़ूंगा कि मैं उसको 10 मिनट में पूरा निचोड़ूंगा। ये मतलब बहुत उस लाइट एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, ग्लास खाली होने के बाद या तो और डालो, और नहीं है तो फिर कहीं और चलो। सिंपल सी बात वो थी। हाँ, मतलब ये आपने ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा दिया इसको, थैंक यू सो वेरी मच, है ना। तो मेरे साथ में वही है, तो मुझे वो समझ में आया कि अब यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है, अब सैचुरेशन, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा। और उस समय तक मैं फाइनेंशियली, मतलब यूँ कह लीजिए, या मतलब थोड़ा सा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से मुझे वापस जयपुर आना पड़ा। जयपुर आके, अब जयपुर में प्रॉब्लम ये कि हमारी इंडस्ट्री का काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ दाल रोटी ज़रूर कमा सकते हैं, बट आप जो एक अच्छी लाइफ जीने की तमन्ना रखते हैं, आप जो अपने सपने पूरे करने की तमन्ना
तमन्ना रखते हैं वो यहाँ पर नहीं हो यहाँ बॉम्बे की तरह ओपन अप पैसे भी नहीं देते हैं, मतलब इट इज ए हार्श ट्रुथ, बट यहाँ पैसे जो बनते हैं ना जितने वो भी नहीं देते हैं। यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ वो बनियागिरी जो है ना, वो मारवाड़ी पना लाला पना की तरसा के दो सामने वाले को, ताकि वो उसको तुम्हारी जरूरत मालूम रहे, वो हमेशा तुम्हारे, ये जो पता नहीं कौन से जमाने की जो भी उनकी पॉलिसीज चल रही हैं वो चल रही हैं अभी तक भी वो चला रहे हैं। बट एनीवेज तो वहाँ से आगे आया और फिर बाई चांस मुझे यहाँ पर मेरे, क्योंकि मैं यहाँ पर जयपुर में मैं सिर्फ एक ही स्टूडियो, एक ही प्रोडक्शन हाउस है जिनके साथ में मैं काम करता हूँ, सारांश ब्रॉडवेज। मैं हमेशा से सिर्फ उन्हीं के साथ में काम करता हूँ, जयपुर में मैंने कभी किसी और के साथ में काम नहीं किया है। तो वहाँ से मुझे पता चला वो आजकल ऑडियो बुक्स में इन्वॉल्व है, आजकल ऑडियो बुक्स कर रहे हैं। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को, मैं उनका सीधा पहुँच गया काम मांगने की, काम नहीं है, पैसे नहीं है, काम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं ऑडियो बुक्स कर रहा हूँ और उसमें 300 रुपये पर घंटा दे रहे हैं हम लोग, पर आवर दे रहे हैं। मैंने कहा कर लूँगा। तो उन्होंने कहा आ जाओ, क्योंकि ऑडियो बुक्स में मुझे वही करना था जो मैं चाहता था, कहानियां सुनानी थी मुझे, और उसके बाद के मुझे पैसे मिल रहे थे। 300 रुपये अगर वो मुझे पर आवर दे रहे हैं, मैंने हिसाब लगाया कि अगर मैं दिन के 10 घंटे खींच दूंगा तो 3000 रुपये एक दिन के हो जाते हैं, महीने के हो गए 25 या 75,000 रुपये। जयपुर में के लिए तो बहुत है, बढ़िया आराम से जयपुर में तो बढ़िया लाइफ निकालने, पैशन में जिएंगे अपन उसे। और जब पूरा दिन आप काम कर रहे हो तो इससे ज्यादा पैसे आपको और किसके लिए चाहिए? एग्जैक्टली, उड़ाने का है फिर आपको, है ना, सेव ही हो रहे हैं इतने से। तो मैंने कहा कि करते हैं, तो मैं वहाँ पहुँच गया। अब उन्होंने कहा कि 10 घंटे यार तू कहाँ करेगा यार, 10 घंटे कोई इतना बोल पाता है क्या? लोग यहाँ 2-2 घंटे में 2.5 घंटे में आउट हो जाते हैं। मैंने कहा हैं? मैंने कहा ठीक है देखते हैं। मैंने कहा आप काम मंगवाओ। उन्होंने मंगवाया, मैंने पहले दिन से मीटर खींचना चालू कर दिया। 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, मिनिमम 8 घंटे मेरा होता था। मिनिमम 8 घंटे मैं रिकॉर्डिंग करता था रोज की। तो उनको मजा आ गया, क्योंकि उनका भी बिल बढ़ने लग गया। उनको भी मजा आने लग गया, बोले यार ये तो तू बहुत बढ़िया कर रहा है। तो और मुझे तो मज़ा आ ही रहा था, मुझे तो खैर करना ही था वो एंजॉय। तो वो सारा चालू हुआ, और फिर क्योंकि आवाज़ पे जैसा मैंने हमेशा से अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे, तो वहाँ भी अच्छा मिला। कुकू FM से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आज कुकू पे मेरा इतना काम है कि अगर आप गूगल पे अगर आप RJ मनीष कुकू FM डालेंगे तो जो पहले 10 लिंक आएंगे उसमें मेरा ही काम आएगा। टोटल शोज में से कितने शोज आपने अभी यार उस ऑडियो बुक्स हैं, शोज तो नहीं है उस पे। शोज मेरे इस पे हैं, पॉकेट FM पे हैं शोज मेरे। उस पे जो मेरी बुक्स हैं, मैं पूरी की पूरी एक बुक करता था, तो वो पूरी बुक मतलब अगर 300 पेज की एक बुक है, और इस तरह की मेरी मतलब अभी तक कम से कम भी नहीं तो 1000-1500 बुक्स तो होंगी, मतलब ज़्यादा ही होंगी, इससे कम तो नहीं हुए, इससे कम नहीं है, इससे ज़्यादा ही होंगी। तो ये है, इतनी मैं कर चुका हूँ। मतलब पॉकेट पे कैसा? पॉकेट पे फिर मतलब लास्ट ईयर अक्टूबर में पॉकेट से मुझे कॉल आया कि उनको अपने एक शो के लिए आर्टिस्ट चाहिए था। एक पीरियडिक शो लॉन्च कर रहे थे, चाणक्य की बायोग्राफी थी वो, तो उन्होंने वो शुरू किया था। तो उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया और उनको मेरी आवाज़ पसंद आई और चाणक्य के लिए मैंने करना शुरू किया। अमेजिंग शो। भगवान की दया से मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसे मिला है। अभी तक 23 मिलियन उस पर हो चुके हैं, और 6 महीने 3 या 4 महीने पहले उसे जितने भी जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, जी हो, सोनी लिव हो, या फिर ये कुकू और पॉकेट हो, मतलब ऑडियो और वीडियो, और उन पे जो पीरियड शोज चलते हैं, इन सब में मिला के उस पे चाणक्य को फर्स्ट वो मिला है पूरा ऑल ओवर पैन इंडिया। उसने फर्स्ट रैंक। तो मैं अगर इसको फिल्म से रिलेट कर लूं तो ब्लॉकबस्टर हो गया ये तो। अभी फिलहाल ब्लॉकबस्टर चल रहा है, अभी भी चल रहा है और ब्लॉकबस्टर चल रहा है। और रिसेंटली लास्ट वीक थर्सडे को ही ऐसे एक्सचेंज फॉर मीडिया के जो हर साल ये अपने गोल्डन माइक अवार्ड्स होते हैं, जो कि ऑडियो इंडस्ट्री के ऑस्कर अवार्ड के तो वो है, और उसमें इसको सिल्वर मिला है। स्टोरी पूरी करो उससे पहले ही कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ये मतलब दुनिया को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर इंडस्ट्री बाइफर्केशन से देखें तो दिस इज जस्ट अमेजिंग। हाँ, ऑडियो इंडस्ट्री में ये नो डाउट बहुत एक अच्छा ऐसे रिस्पांस मिल रहा है। और मतलब क्या कमाल की जर्नी रही ना, मतलब मैं इसको मानता हूँ ये ऐसे यू टर्न है। सेम इंडस्ट्री में वो है कि यहाँ फिर अब अलग फेज पे आ गए हैं। एक हार्डकोर रेडियो और वापस उसी ऑडियंस में आ गए, ऑडियो में ही उसमें आ गया। बिल्कुल OTT वाली जो है सेम ऑडियो बुक्स में लोग। और मैं सच कहूं तो मैं रेडियो में गया भी इसीलिए था कि मुझे कहानियां सुनानी थी, पर वहां पहुंच के होता ये था कि मुझे वो करना पड़ता था जो कि कंपनी चाहती थी। यहाँ पर कहानियों पर अब काम हो रहा है, वहाँ इन्फॉर्मेशन ज्यादा दी जाती थी। एग्जैक्टली। वहाँ FM रेडियो में प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ ना आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती थी, तो मैं भी अब मैं उन इन्फॉर्मेशन को भी कहानियों की तरीके से घुमा फिरा के, और फिर मैं बॉलीवुड डेली न्यूज लाओ, कुछ और करो। एग्जैक्टली, दिस इज द रियल टाइम जो ये एक्चुअली वो चीज़ है जो मैं करना चाहता था। ये वो चीज़ है जो मैंने कभी बहुत बरसों पहले जब मैंने देखी थी, तो मुझे था मैं किसी दिन करूंगा। मुझे नहीं पता था कि मैं RJ बन जाऊंगा, पर मुझे पता था कि मुझे ये करना है। ये मैंने देखा था दिल से मूवी में शाहरुख खान को।
तो शाहरुख खान ने उसमें मतलब वो रेडियो जॉकी होते हैं उसमें ऑल इंडिया रेडियो पे, और वो अपनी मनीषा कोइराला से अपनी जो पहली मुलाकात होती है रेलवे स्टेशन पे बारिश के बीचों बीच में, सुनाओ ना वो। तो वो एक्चुअली वो बहुत खूबसूरत, मेरा फेवरेट है वो वहाँ पे। वो आज भी मुझे शाहरुख की 2 फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद है, स्वदेश और दिल से। और ये मूवीज़ ऐसी हैं जो उनका सबसे बेहतरीन काम मुझे उनका लगता है। तो दिल से में ये एक है जब शाहरुख खान वहाँ पे मनीषा कोइराला से पहली बार मिलते हैं स्टेशन पे, तो वो उनको, और वहाँ पे उनको पता नहीं होता कि ये लड़की है क्योंकि वो कंबल ओढ़ के बैठी होती है। तो वो मोमेंट उनके दिमाग में बस जाता है जब वो उसका कंबल उड़ता है और वो लड़की ट्रेन में चढ़ जाती है, और तब देखते हैं कि तो लड़की थी यार, इतनी खूबसूरत लड़की थी। और वो इतनी खूबसूरत लड़की होती है कि उनको उसी एक मोमेंट में वो जो एक झलक उन्होंने देखी होती है उसमें इतनी मोहब्बत हो जाती है कि लास्ट में वो उसके लिए टेररिस्ट से लड़ते हैं और वो करते हैं। तो इस पूरी बात को वो ऑल इंडिया रेडियो पे परफॉर्म करते हैं, और वो कुछ ऐसे करते हैं कि वो रेलवे स्टेशन पे वहाँ पे उसने सबसे पहले 2 चाय खरीदी, और चाय खरीद के वो दोनों चाय के गिलास लेकर उधर मुड़ा, और उसने सिगरेट जलाने के लिए माचिस पूछी, तो माचिस नहीं थी। तो वहाँ दूर बैठा कोई आदमी कंबल में बैठा था, कंबल में बैठे उस आदमी को देखकर उसने जोर से चिल्लाया, ओए माचिस है क्या? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो वो चलता चलता उसके पास पहुंचा और उसको अपनी कहानी सुनाने लगा। लेकिन तभी ट्रेन आ गई, और ट्रेन आते ही वो दौड़ के भागा और उस ट्रेन में चढ़ गया। तभी उसका जोर से हवा चली और कंबल उड़ गया, और तब उसने देखा एक जोड़ी खूबसूरत आंखें जो पीछे मुड़ के उसे देख रही थी। वो कुछ कहना चाहता था पर वहीं रुक गया, और ट्रेन चल पड़ी। बादल गरज रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी, कड़कड़ 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 कड़कड़, मगर वो बिल्कुल शांत खड़ा था, बिना हिले बिना डुले। हाँ यार, आप लोग भी बजा सकते हो, क्रू हो, सबको मालूम है हमारा क्रू हमारे साथ होता है। दिस इज जस्ट अमेजिंग। थैंक यू। ये पैशन दिखाता है आपके, मतलब याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो मुझे याद है बचपन में ना गाने भी हैं, तो इवन मेरी वाइफ भी, वो गाने लिखती थी सारे के सारे, और फिर याद करना। और आपको ऐसा है कि आज से 10 साल बाद भी कोई उठा के पूछेगा तो भी हम बता देंगे कि ये वाली चीज़ है। एंड मैं एक तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ मेरे सारे गेस्ट से कि टाइम मेरे पास कम होता है, नहीं मैं 5-7 घंटे बैठा रहूँ और आप लोगों की बातें सुनते रहूँ। तो और सिंस टाइम कम है तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा एक तो कि मनीष भाई, पूरे इस टाइम में, क्योंकि हम आर्टिस्ट की लाइफ ना बड़ी ऐसे ऐसे चलती है, हमारे ग्राफ्स ना तो ऐसे होंगे ना ऐसे होंगे हैं, बिल्कुल सही बात। तो इस लाइफ में व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखती है कि यार चल, अब आज नहीं भी है तो भी मैं खुश हूँ, या है तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि ऐसे टाइम्स आए होंगे कभी ना कभी। बहुत। तो ये यंगर जो जनरेशन है ना, जो 2 महीने के स्ट्रगल के बाद कहती है कि अब बस हो गया ख़त्म, उनके पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो, यार ये बात मुझे लगता है कि ये हर ज़माने में एक ही बात रही है, जो शुरू से हमें, मतलब चाहे हमारी दुनिया हो, किसी और दुनिया हो, कोई और कंट्री हो, ये ना एक ही चीज़ है, हमें ना अपने आप से अलग कर दिया गया है। जो नया ये उपभोक्तावाद है ना, कंज्यूमरिज्म है, इसने हमें अपने आप से अलग कर दिया है। हमें बचपन से, आपको कभी भी याद है आपके टीचर ने, आपकी मॉम ने, आपके डैड ने, आपके दोस्तों ने, आपके बड़ों में कभी किसी ने आपको कभी ये कहा हो कि खुद से बातें करते हो? नहीं खुद से पूछा है कभी कि क्या चाहते हो, तुम क्या पढ़ना चाहते हो, तुम खुद से पूछते हो कि तुम क्या खाना चाहते हो, तुम क्या बनाना चाहते हो? हमें कोई ये बात करता नहीं है, जबकि ये सबसे पहली बात है। हमें सबसे पहले खुद को जानना ज़रूरी है। जब हम खुद को जान जाते हैं ना, जब हम खुद के साथ में सेटिस्फाई हो जाते हैं, जब हमें खुद को पता होता है कि मेरे को ये चाहिए, मुझे ये पढ़ना पसंद है, मुझे ये कहानी पसंद है, मुझे फिल्म पसंद है, मुझे ये काम पसंद है, मुझे ये लोग पसंद है, मुझे ये जगह पसंद है, जब आपको इतना सब कुछ पता होता है तो फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। एग्जैक्टली। फिर आपके पास में इतनी सारी खुशी होती है, इतना सारा सेटिस्फेक्शन होता है, इतना सारा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप उन्हीं उसमें मसरूफ रहते हो। फिर आपको काम मांगने में भी शर्म नहीं आनी चाहिए, आपको घूमने में भी शर्म नहीं आनी चाहिए, और आपको स्ट्रगल भी करना चाहिए ना, तभी तो चीज़ें मिलेंगी। मतलब मुझे आपने पूरी स्टोरी में बताया, तो एवरी टाइम यू वेंट एंड सेड कि यार काम दो, हाँ मुझे ये करना है, मुझे करना है, वो करना तो पड़ेगा, करना तो सी यार देखो, मैंने कहा ना, कर्म तो बेसिक है, कर्म तो बेसिक है, ये तो एक्सपीरियंस है, ये तो आप वो है जो आप जान जाते हो अपने आप को, सब कुछ मिल गया, आपके पीछे सारी कहानी बन गई, आपके पास में कंटेंट इकट्ठा हो गया। अब इस कंटेंट को कहीं एग्जीक्यूट करना है, किसी प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ना आप ही को पड़ेगा, उसके लिए मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। प्लेटफॉर्म झुक के नीचे नहीं आएगा आपको लेने के लिए, प्लेटफॉर्म नहीं झुकेगा आपके लिए। प्लेटफॉर्म इसीलिए उसकी जगह इसीलिए ऊंची है, इसीलिए वो आपको ऊपर जिंदगी में ऊपर उठाता है, इसीलिए वो आपका कद ऊंचा उठाता है, क्योंकि वो ऊपर है
अरे वाह। जब आप मेहनत करते हो तो वो समझता है कि आपने मेहनत की है, तो फिर वो आपको वो ऊंचा दिखाता है। और जब आप ऊंचाई पे होते हो तो लोगों से अलग दिखते हो, आप अलग हाइट पे दिखते हो आपके, अरे यार, और वो स्वाभिमान आपका वहाँ आपको लेकर जाएगा। क्या कमाल के इंसान हो आप। आपसे बात करके मज़ा आता है, और हमेशा कि आपको सुना है और अब आपको देखते हुए सुनना इज अगेन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड जाते हुए थैंक यू बचता है मेरे पास, क्योंकि वो स्टोरीज है कि हो सकता है मैं इसका पार्ट 2 शूट करने आ जाऊँ कभी मुझे लगे, लेकिन जाते जाते बस मुझे आप ये बता दीजिए, सेम सलमान खान वाला क्वेश्चन है, नेशन वांट्स टू नो, शादी कब कर रहे हो? यार शादी या कंसेप्ट में ही नहीं है चीजें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि शादी नहीं करनी है। अच्छा। पर अब सोचने लगा हूँ कि शादी नहीं करते तो ज़्यादा बेटर है यार, क्योंकि एक तो शायद भगवान ने इंडिकेशन दे दिया था जब उन्होंने मेरा नाम मनीष सिंगल रखा, अरे है ना, तो जब नाम ही सिंगल है तो फिर मैं आगे तो क्या ही बोलूँ। तो लेकिन फिर भी एक ये है कि यार शादी तभी करनी चाहिए जब ना आपको मतलब ये लगे ना कि इस इंसान के साथ में आप को नंगा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कपड़ों से तो नंगा खैर आप मतलब हो ही जाते हो, वो गया, पर मन के कपड़े उतारने में शर्म ना आए जिसके सामने, उसके साथ में शादी करना ज़्यादा बेहतर है। तो अभी तक वो सर्च चल रही है, वो अभी तक चल रही है कि जिसके सामने बेझिझक होकर मन के कपड़े उतार सकूं। अरे तो बस कमाल है सर, जितना बाहर है ना उतना ही आप अंदर भी इतने इन डेप्थ भी हैं। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके मुझे बहुत ही मज़ा आया। और मैं मेरी ऑडियंस के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यार फील्ड मत देखना, अंदर से पूछना हमेशा। आपको अगर ये लगे कि मैं ये करना, चाहे आपको बॉटल बनानी हो, चाहे आपको पानी पीने में मज़ा आता हो, तब भी आपको वो स्कोप मिल जाएगा अपनी इंडस्ट्री में, लेकिन तभी मिलेगा जब आप उसके लिए अगले 20 साल 25 साल पागल होने के लिए तैयार हैं, अपने से खुद से ईमानदार होने के लिए तैयार हैं, और कांच में देखने की बजाय खुद की आंखों में आप अपने आप को देख पाएँ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और वही हमारे लिए मनीष भाई आपके सामने बैठे हुए ज्वलंत एकदम उदाहरण है। एंड दैट्स ऑल फॉर द एपिसोड। मैं मन ग्रोवर था और आप देख रहे थे सफल कहानी, और अगले एपिसोड में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग व्यक्ति से मिलाऊंगा। ट्रेलर देखने के लिए ज़रूर देखते रहिएगा सफलकहानी.com। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष। थैंक यू सो मच।